इंडिया टुडे स्टेट ऑफ स्टेट्स कॉन्क्लेव में स्वागत है आपका, अखिलेश यादव जी। शुरुआत हम इस बात से करते हैं कि हम इंडिया टुडे का स्टेट ऑफ स्टेट्स डेटा पढ़ रहे थे और सवाल ये खड़ा होता है कि हम जब आंकड़ों को कंपेयर करते हैं बाकी राज्यों से, तो सबके जहन में ये सवाल खड़ा होता है कि गुजरात के मॉडल की लोग चर्चा करते हैं, गोवा मॉडल की लोग चर्चा करते हैं। लोग कहते हैं कि देखिए मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल में क्या हुआ। वो वक्त कब आएगा जब लोग कहेंगे कि आप तो कह ही रहे हैं कि ये मेरा मॉडल है, जनता उत्तर प्रदेश की और बाकी देश के लोग कब कहेंगे कि यूपी का ये है विकास का मॉडल? मैं ये कह सकता हूँ, देश के जितने भी अवार्ड होते हैं विभागों को जो मिलते हैं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट में हो, टूरिज्म सेक्टर में हो, इंडस्ट्री में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, सबसे ज़्यादा अवार्ड अगर किसी सरकार को मिले हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को केंद्र सरकार ने दिया है। तो ये कहीं ना कहीं तभी मिले हैं जब आपके आंकड़े बेहतर हुए हैं, कामकाज दूसरे प्रदेशों से बेहतर हुआ है, उसी में आपको सम्मान प्राप्त हुआ है। जहां तक देश कब मानेगा, मैं समझता हूं इधर 1 साल से देश भी मान रहा है कि हाँ उत्तर प्रदेश में कुछ काम अच्छा हुआ है। मैं इंडिया टुडे की स्टेट ऑफ स्टेट्स रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें निकल के ये आता है कि जो स्टेट के पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर विकास हो रहा है, दिल्ली से सटे हुए हैं और एक लगता है कि एक अलग सा ही स्टेट बन गया है। उनकी तुलना आप गुजरात से कर सकते हैं, उनकी तुलना आप देश के बाकी राज्यों से कर सकते हैं। जैसे जैसे आप बिहार की तरफ बढ़ते हैं, आप बुंदेलखंड की तरफ आते हैं, पूर्वांचल की तरफ आते हैं, पूरा यूपी का जो ग्रोथ का पैटर्न है वो रिवर्स हो जाता है और ऐसा लगता है कि बीमारू में भी बीमारू हैं ये। ऐसा क्यों है? देखिए, बुनियादी जो चीज़ें हैं वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसीलिए मैंने कहा कि जो जिस तरह का विकास और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्टर्न यूपी में रहा, मैं समझता हूँ ईस्टर्न यूपी में अगर हम लोग देने में कामयाब हो जाएंगे तो विकास और तेजी से उस क्षेत्र में भी बढ़ेगा। इसीलिए जो एक्सप्रेसवे बना है लखनऊ तक नहीं रुकने जा रहा है, ये आगे के जिलों में जा रहा है। आपका यहाँ से सुल्तानपुर, अमेठी, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और गाजीपुर होकर के बलिया भी पहुंचेगा। तो ये जो तमाम हमारे ईस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये पीछे माने जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद 4 साल का वक्त था, आप उल्टा एक्सप्रेसवे बना सकते थे कि आपके पूर्वी हिस्से में शुरू होता और लखनऊ में आके खत्म होता। आपने भी तो वही किया जो इतने दशकों से हो रहा है कि दिल्ली की तरफ से शुरू होता है, नोएडा से सटे सटे फिर लखनऊ आ जाता है। अच्छा, मुश्किल तो ये है कि गंगा ऊपर से नीचे बहती है, सड़क तो कहीं भी बह जा सकती है। गंगा तो सर, गंगा का बहना तय है, सड़क तो आप कहीं भी बना सकते हैं, वो तो आपके हाथ में था। मैंने कहा ना कि डेवलपमेंट भी ऊपर से नीचे जा रहा है। देखिए, यहाँ जितने लोग हैं और हमारा किसान, मैं समझता हूँ ये बात समझता होगा, जो चीज़ थ्रू ग्रेविटी फ्लो करा देंगे वो आसानी से जा सकती है। मैं थ्रू ग्रेविटी जैसे आसानी से फैलती चली जाए आगे तक, अगर मैं ये रिजल्ट न देता, मुझे याद है जिस समय मैं एक्सप्रेसवे बना रहा था और एक्सप्रेसवे बनाने में क्योंकि ज़मीन लेनी पड़नी थी, ज़मीन चाहिए थी, तो मुझे अधिकारियों ने कहा कि आप अगर ज़मीन लेंगे और कोई झगड़ा हो गया तो शायद सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होगा। और उस समय के अधिकारियों से भी मैंने कहा, और उस समय जो लैंड एक्विजिशन वाले जो अधिकारी थे और जिला अधिकारी थे, मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा ये बताओ सबसे ज़्यादा ज़मीन किस जिले में आती है जब एक्सप्रेसवे बनेगा। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र कन्नौज है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़मीन ली जाएगी। मैंने कहा आप शुरुआत कन्नौज से करो, ज़मीन मैं दिलवाऊंगा। और यकीन मानिए, सबसे पहले 90 किलोमीटर ज़मीन अगर किसानों ने कहीं दी थी वो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के किसानों ने दी थी। अच्छा, तो ये बताएं चीफ मिनिस्टर साहब कि अब जब कुछ हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया तेजी से बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश का ये बड़ा चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा? अखिलेश के ग्रोथ मॉडल का ये रेफरेंडम होगा, मोदी जी का रेफरेंडम होगा, या बीजेपी सरकार के डीमोनेटाइजेशन के फैसले का रेफरेंडम होगा? ये तीनों मिला दो, उसका चुनाव ये होगा। क्योंकि समाजवादियों ने जो काम किया है वो जनता को बताया है, जनता कम से कम इस बात को मानती है कि समाजवादी लोगों ने काम किया है और कम से कम उत्तर प्रदेश में उस दिशा में काम किया है जिससे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सके। और फिर जहां पैसा बंद हुआ है, मैं तो खबर पढ़ी है देवरिया की, सुना है वहां परिवर्तन यात्रा की परिवर्तन रथ निकला था, वो नारे लगा रहे थे एक दूसरी पार्टी के, वहां लाइन में लगे हुए लोग जो बैंक में पैसा निकालने आए थे, पैसा मिल नहीं रहा था, उनकी दिशा बदल गई, घूम गए
और उसके बाद परिवर्तन यात्रा का क्या हुआ वो अखबारों में निकला है, आप जानकारी कर लो। तो कभी कभी ये भी होता है राजनीति में, काम और परिस्थितियां, ये दोनों चीजें समाजवादियों के साथ हैं। इससे अच्छा मौका समाजवादी के लिए कोई नहीं हो सकता जिसमें बहुमत की सरकार न बने। ये चर्चा खूब हो रही है कि संभवतः आपका कांग्रेस पार्टी से टाई अप होने वाला है। अभी इससे पहले जो सेशन चल रहा था उसमें जो कांग्रेस और सपा के लीडर्स थे वो लग रहा था कि जैसे टेनिस में डबल्स का मैच होता है ना, एकदम एक आगे आगे एक पीछे पीछे, मतलब हाँ से हाँ मिला रहे थे। तो ये अनाउंसमेंट कब होने वाली है फॉर्मल? मैंने कई मौकों पर कहा कि वैसे तो समाजवादी लोग, तो पहले कहा ना वो मत कहिए, कुछ नया बताइए ताकि आज तक के बाद खबरों हेडलाइन हो चलाने। वैसे तो बहुमत की सरकार बन रही है और कांग्रेस और समाजवादी लोग आ जाएंगे साथ, तो 300 से ज्यादा सीटें जीती जाएंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फैसला लेना है। जो मेरी राय सुझाव है मैंने आपके सामने भी दे दिया और मौकों पर भी मैंने दिया है। नहीं, क्योंकि मायावती जी बार बार पार्लियामेंट में पूछती हैं कि अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपकी बहुमत की सरकार आ रही है तो इतने डेस्परेट क्यों है राहुल गांधी से टाई अप करने के? ये जो डेस्परेशन है ये उनका है, जो वो बार बार टीवी पे आकर के बताती हैं कि वो डेस्परेट नहीं है। आजकल आपसे ज्यादा टीवी पे आ रही हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो बीबीसी चैनल था वो उत्तर प्रदेश की तरह बीबीसी अब काम हो रहा है। नहीं, पर ये सवाल तो है, अगर पूरा कॉन्फिडेंस है आपको कि आपकी अलग से बहुमत आएगी, कहीं ना कहीं आपको ये चिंता तो नहीं कि 2014 में जो हुआ, जिस तरीके से आपका वोट बैंक बढ़ गया, खासतौर से आपके जो पिछले असेंबली इलेक्शन के मुस्लिम मतदाता थे वो 3 दिशाओं में स्प्लिट हो गए, उसको प्रिवेंट करने के लिए कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि कांग्रेस से गले मिल लें? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है और कम से कम जो गांव गरीब किसान जिनको ये जानकारी में है कि समाजवादियों ने काम किया, वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बने। लेकिन अगर पूरी श्योरिटी के साथ हो, वैसे तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन अगर एक साथी और जुड़ जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत है? विरोधी लोग इसीलिए परेशान हैं कि ये बात क्यों निकल के आ रही है। अच्छा, आपने कहा कि आपने अपनी राय अध्यक्ष जी के सामने रखी, वो तो आपने बताया, अध्यक्ष जी ने आपसे क्या कहा? वो राय रहने दो वो हमें पहले ही रहे, हमारे पास ही रहने दो। अच्छा, मतलब वहां पेच है, फंसा हुआ है मतलब मामला। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, मतलब फिलहाल कुछ नहीं हो रहा, आगे चल के हो सकता है। राजनीति में देखिए अभी भी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए हैं और चुनाव आते आते क्या क्या बदलेगा कोई नहीं जानता। तभी मैंने कहा कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई सीमा पर, फिर पैसे पे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, अब ये सर्जिकल स्ट्राइक वाले घूम रहे होंगे कुछ और सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। इसलिए अभी अपने पूरी बातें नहीं खोलनी है, चुनावी तारीख है। तो मतलब अगर हम लोग रीड बिटवीन द लाइंस करें तो खबर ये निकली कि अखिलेश जी ने कहा कि वो अपनी तरफ से राय अध्यक्ष जी को दे चुके हैं कि टाई अप होना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष जी ने फिलहाल रजामंदी नहीं दी है, इस वजह से पेच फंसा हुआ है। लेकिन आपको अभी भी उम्मीद है कि आगे चल के कुछ हो सकता है? कोई फैसला आप नहीं सुना सकते ना हम सुना सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि कोई बात आए सामने, जो बीच के लोग कई बार गड़बड़ करते हैं राजनीति में, उन लोगों को दूर रखने के लिए सब बात छिपी हुई है। अच्छा, तो फिर मैं खबर को बदलने की कोशिश करता हूं। तो मतलब मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं, बताइए इस बार क्या मेरी खबर का आंकलन ठीक है? तो इस दफा आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी भी मान चुके हैं, लेकिन फिलहाल आप चाहते हैं कि वो घोषणा करें, इसलिए आप कुछ नहीं कह रहे, ताकि हेडलाइन हो तो मुलायम जी की तरफ से हो, आपकी तरफ से ना हो, ये आप कह रहे हैं? सवाल ये नहीं है कि देश को बड़ी जरूरत है आज सेकुलर फोर्सेस को एक होने की, और कम से कम उत्तर प्रदेश में सेकुलर फोर्सेस या ऐसे लोग एक साथ हों जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। अब घोषणा कौन करेगा, कौन अगुवाई करेगा, ये सवाल नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी तो साफ कर चुके हैं, उनकी मीटिंग हुई थी अपने यूपी के नेताओं के साथ, उन्होंने साफ कर दिया कि अगुवाई होगी, पार्टनरशिप होगा तो अखिलेश की लीडरशिप होगी। जैसे बिहार में नीतीश कुमार की लीडरशिप थी, अगर कांग्रेस पार्टी टाई अप करेगी तो लीडरशिप तो अखिलेश यादव की होगी।
भाई ये राय उनकी है, अरे ये राय हमारी पार्टी की भी तो हो। अब बताइए चीफ मिनिस्टर साहब, आपको याद होगा यहीं पे आप आए थे, एजेंडा हुआ था पंचायत उत्तर प्रदेश का, जिससे हमने अपने यूपी इलेक्शन कवरेज की शुरुआत की थी। उस वक्त मैंने ही आपसे सवाल पूछा था कौमी एकता दल को लेकर, और आपने डंके की चोट पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंख में आंख मिलाते हुए कहा था कि ये मर्जर नहीं होगा। उसके बाद लगातार दिन भर खबर चल रही थी, आज तक पर बाकियों ने उठाई कि चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मर्जर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और ये मैसेज गया पूरे उत्तर प्रदेश में कि देखिए ये है चीफ मिनिस्टर दिलेर, इसने ले लिया है फैसला, ये मर्जर नहीं होने देगा। क्या हुआ सर आपके पास? देखिए जब आप मिले थे आप भूल गए। मैं भूल गया, मुझे तो याद नहीं 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 नहीं, जब आप मिले थे आप भूल गए बात। मैं उस समय प्रदेश अध्यक्ष था। अब देखिए, अमूमन जब हम बाहर जाते हैं तो चुनाव से पहले खास तौर में 4.5 साल हो गए, इतनी तालियां नहीं बजती हैं। तो आपके लिए तो तालियां बज रही हैं, लेकिन आप ही की पार्टी में लोग ऐसे और हैं, अगर वो आएंगे तो उनके लिए तालियां नहीं बजेंगी। और लोगों के लिए वाजिब सवाल है कि आप कह रहे हैं कि वोट डालिए, तो वोट वो किसको डालें? आपको डालें जो कि समाजवादी का एक विकास का चेहरा है, या उन लोगों को डालें जो कि जिनका नाम लेते हुए, चूंकि वो आपकी फैमिली के, तो मैं आपको एम्बैरेस नहीं करूंगा उनका नाम लेते हुए, लेकिन जिनका नाम लेते हुए विकास, बहुत चीजें जहन में आती है लेकिन विकास नहीं आता। देखिए मैं तो जनता से यही कहूंगा कि समाजवादी लोगों ने बहुत विकास किया है। नहीं अपना नहीं, मैं जनता की बात कर रहा हूं। अपना विकास छोड़िए, उसको किनारे कर दीजिए, मैं जनता के और प्रदेश के विकास की सिर्फ बात कर रहा हूं। जनता चाहती है कि जो सरकार बने वो विकास के रास्ते पर ले जाए, क्योंकि इधर राजनीति में बदलाव आया है, लोगों के सोचने समझने के तरीके में बदलाव आया है। चाहे वो टीवी का माध्यम हो, लोग टीवी पे देखते हों, चाहे अखबार में पढ़ते हों, चाहे मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से जानकारी पहुंचती हो, वो नहीं चाहते कि वो दुनिया के से पीछे रह जाएं। वो भी कम से कम चाहते हैं कि दुनिया के साथ चलें, और जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है हमारा प्रदेश, हमारे लोग भी वैसे बढ़े। नहीं पर सर देखिए, तो मैं समझता हूं अगर ये बातें उनके दिमाग में हैं तो ये बात सामने जरूर आएगी। और फिर केवल हम नहीं कहते हैं, अरे बड़ा ढूंढ ढांड करके बीजेपी के लोग कहे थे कि हम अच्छे दिन लाएंगे, तो क्यों नारा था अच्छे दिन का? शायद अगर मैं पॉलिटिकल सवाल पूछूं बीजेपी के लोगों से कि कम से कम 2.5 साल बाद तो बता दो अच्छे दिन क्या थे, जो नारा आपने दिया था, शायद वो आज नहीं समझा पाएंगे, लेकिन कम से कम वो पॉजिटिव इलेक्शन था, कैंपेन का एक नारा पॉजिटिव था कि शायद अच्छे दिन आएंगे। हाल में ही चीना झपटी का काम शुरू किया, 4 साल में आप क्यों नहीं छीन रहे थे तलवार और बैट? मैं तो अभी भी नहीं कुछ छीनना चाहता। नहीं पर अभी आप कम से कम हक तो जता रहे हैं। 4 साल पहले क्यों? इससे पहले वो बीजेपी वाले सज्जन आए, उन्होंने यही कहा कि अगर यही जो लड़ाई हुई, जो क्लैरिटी हुई, पूरी जो बहस हुई 4 साल पहले हो जाती तो शायद यूपी की स्थिति और होती। बीजेपी कह रही है। नहीं, वो तो चाहते होंगे कि लड़ाई पहले हो जाती 6 महीने में। नहीं पर ये बताइए ना कि ये एक तरीके से क्या आप मानते हैं कि 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान जो समाजवादी पार्टी का हाल हुआ, उससे आपको एक शॉक मिला, उससे आपने विकास के काम को और तेजी से बढ़ाने की कोशिश की? देखिए कई मायनों में जो बातें उस समय शुरू की गई थी, क्योंकि कोई भी नई सरकार आएगी उसको वक्त लगता है, और वक्त इसलिए उत्तर प्रदेश में ज्यादा लगा कि जो हमसे पहले वाली सरकार थी उसने पूरा का पूरा खजाना खर्च कर दिया था। उनकी जो पॉलिसीज थी, उनके जो प्रोग्राम्स थे वो अलग तरह के थे, उसमें पैसा पूरा खर्च हो चुका था। जो हमें मिला था खर्च करने के लिए वो शायद इतना खजाना नहीं था कि हम अपनी योजनाएं चला पाते, क्योंकि पुरानी सरकार ने तो सब पत्थर स्मारकों पे पैसा लगा दिया था। तमाम ऐसी पॉलिसीज चल रही थी जिसका कोई मतलब नहीं था, कुछ जात के आधार पे पॉलिसीज चल रही थी, योजनाएं। तो शायद उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे उन तमाम चीजों से लाभ पहुंचाते। तो जब समाजवादी सरकार बनी, जो हमारा घोषणा पत्र था उसको कैसे पॉलिसी के माध्यम से जनता के बीच में ले जाएं, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम था। क्योंकि अगर पॉलिसी नहीं होगी, आपके पास फंड्स नहीं होंगे, तो आप करोगे क्या? तो जो पुरानी सरकार ने गड़बड़ किया उसका 1-1.5 साल तो हम ही भुगतते रहे उसका सब। सवाल जनता के लिए बहुत बड़ा है, बहुत अहम है। मैंने आपसे कहा कि कैंडिडेट्स चुने जाएंगे, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। मैंने आपसे कहा कि जो मुझे सुझाव देना होगा वो मैं सुझाव दूंगा। अब मान लीजिए बुंदेलखंड के लोग आए, और मैं कल गया हमीरपुर में,
और बुंदेलखंड के लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया, कहा कि मुख्यमंत्री जी आपको बुंदेलखंड से चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि बुंदेलखंड से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। अब मान लीजिए प्रस्ताव तो उन्होंने भेजा है, आप तैयार हैं इसके लिए? मैं तो बिल्कुल तैयार हूं इसके लिए, अगर बुंदेलखंड के लोग चाहते हैं, लेकिन तैयार तभी हैं जब टिकट मिले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहूंगा। अभी आपके भी टिकट पे सस्पेंस है। अरे वो प्रस्ताव अभी आया है। बताइए, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं अभी इनके टिकट पे भी सस्पेंस है कि कहां से लड़ेंगे। मैं क्योंकि अभी अपर हाउस में हूं, अभी अपर हाउस में जरूरत नहीं है मुझे इलेक्ट होने की, लेकिन अगर प्रस्ताव आया है, मैं बात टेक्निकल बता रहा हूं आपको कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से बाहर कैसे चले जाओगे आप। इसलिए कि अगर वहां का प्रस्ताव आया है और उस प्रस्ताव को अगर मैं स्वीकार करता हूं तो कम से कम मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास तो भेजूंगा कि ये प्रस्ताव ऐसा आया है, वहां के लोग चाहते हैं कि चुनाव यहां से लड़ना चाहिए, तो मैं यही तो कर सकता हूं। चलिए, हाँ, मेरी इच्छा है कि हाँ मैं भी लड़ूं वहां पर। आप बुंदेलखंड से लड़ना चाहते हैं? प्रस्ताव तो ऐसे ही आया। आप नहीं, अरे प्रस्ताव तो बहुत आते हैं, आप चाहते हैं कि आप बुंदेलखंड से? नहीं, अगर बुंदेलखंड के लोग इस बात को कहते हैं, कोई विधानसभा इस तरह की रखते हैं कि हाँ यहां से आपको लड़ना चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि हाँ लड़ना चाहिए, तो मैं लड़ूंगा। तो आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अपनी टीम के कप्तान के तौर पे, या संभवतः अपनी टीम के कप्तान के तौर पे, आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है, कैप्टन मोदी या कैप्टन मायावती? जहां तक इलेक्शन का सवाल किस टीम से ज्यादा खतरा है? जहां तक इलेक्शन की बात है, जो आम लोग हैं वो दोनों सरकारों से इस समय दुखी हैं, खासकर दूसरी तो आपकी है। नहीं, जो पुरानी सरकार थी जिनकी पत्थर वाली सरकार, और एक केंद्र सरकार से, वो पत्थर वाले लोग थे, उनसे बहुत दुखी हैं लोग, क्योंकि उन्होंने इतने पत्थर लगा दिए, स्मारक बना दिए, पूरे हजारों करोड़ की जमीन को बर्बाद कर दिया। तो उन पे तो कोई विकास की बात ही नहीं है, घोषणा पत्र नहीं लाते हैं वो लोग। और जो केंद्र वाली सरकार थी उसने क्या किया है, देश के सामने वो दिखाई दे रहा है, ये पैसे को बंद कर करके अर्थव्यवस्था को रोक दिया। इसके परिणाम जैसे जैसे आगे आएंगे अर्थव्यवस्था का ज्यादा नुकसान होगा, लोगों की नौकरियां छूटेंगी, मजदूरों को घर जाना पड़ेगा। नहीं, पर बीजेपी आपको उल्टा कहती है, वो कहती है कि समाजवादी पार्टी को प्रॉब्लम डिमोनेटाइजेशन से इसलिए है क्योंकि आपका चुनाव का सारा पैसा जो आपने पूरे जो कोष तैयार किया था वो अब किसी काम का नहीं है, इसलिए आपको प्रॉब्लम। तो हम उन्हें दे रहे हैं, लाओ ले लो पैसा, हम पे अगर रखा है तो। नहीं, अगर रखा है उनकी कि नहीं जानकारी रखा? में, अरे हमने तो सबसे अच्छा हो गया, अब सब साइकिल पे चलेंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है? मतलब पहले गाड़ी में चलने का प्लान था, उसके लिए पैसे थे, अब साइकिल पे चलेंगे। सोचो आप कि अगर पैसा हमारा चला गया तो उनका भी तो चला गया होगा, तो अब चलेगा कौन? अब ये अलग बात है कि सुनने में आ रहा है, वो सच्चाई कितनी है बीजेपी के लोग बताएंगे कि उन्होंने साइकिल के मुकाबले में मोटरसाइकिल लाए थे। अब मोटरसाइकिल की सच्चाई वही बताएंगे, हम तो नहीं जानते। लेकिन सोचो अगर सब साइकिल पे चलें तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो आपके लिए सब पब्लिसिटी कर रहे हैं सर, वो हमारा ही प्रचार करेंगे सब। चलिए, अगर बीजेपी के लोग चलें साइकिल पे तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। पर आपको तकलीफ नहीं हुई डिमोनेटाइजेशन? हमें कोई तकलीफ इसलिए नहीं हुई कि हमारे संगठन, हमारे यूथ के लोग फैसला कर लेंगे कि गांव-गांव जाना है, साइकिल से जाना है, शायद उससे बेहतर कोई प्रचार का माध्यम नहीं होगा। चलिए, चीफ मिनिस्टर साहब, एक हमने पिछले इलेक्शंस के वक्त पे आपसे इंटरव्यू किया था साइकिल में चलते चलते, वो काफी लोगों ने यहाँ पे देखा भी। उम्मीद करते हैं कि एक बार दोबारा साइकिल पे आपसे निकलने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इंडिया टुडे स्टेट ऑफ स्टेट्स में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।